हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को एक बार फिर से अपने यूपीएससी ज्ञानदायिनी चैनल पर एक बार स्वागत और अभिनंदन के साथ स्वागत करते हैं धमाकेदार ना। ये आपकी देखिए फिर से आपके सामने पठार पर्वत ही दिख रहे हैं, मतलब मैप में आप सभी को पठार ही दिख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है। इधर लिखा है शिलांग या मेघालय का पठार, ठीक है। इधर लिखा है दक्कन दंडकारण्य का पठार, इधर लिखा है तेलंगाना का पठार। क्या लिखा है? तेलंगाना का पठार, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये सारी बातें मोटी मोटी पता है कि इन सब चीजों की बात हम करने वाले हैं ना। तो आज हम बात करेंगे, मेनली आज बात होगी आप सभी के बीच में छोटा नागपुर के पठार की। किसकी बात होगी? छोटा नागपुर की पठार की, क्योंकि मैंने आप सभी को बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार की बात कर डाले, और ये सभी भाग हैं किसका? मालवा के पठार के, ठीक है। मालवा के पठार के अंतर्गत चलिए मोटी मोटी बात एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि मालवा के पठार के अंतर्गत आप सभी के कौन कौन से आ रहे थे। बुंदेलखंड का पठार, जो बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। ये तीन आ रहे थे। और ये भी बताया गया कि जो आपका मालवा का पठार वो ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से निर्मित है आपका। और जो मैंने बताया था कि दक्कन का पठार वो आपका किससे निर्मित है? वो आपका बेसाल्ट से निर्मित था, ठीक है। इतनी मोटी मोटी बातें मैंने बताई। फिर उसके बाद मैंने जो बुंदेलखंड का पठार बताया था उसमें मैंने उन क्षेत्रों को, जैसे झांसी हो गया आपका, उधर के सारे इलाकों की बात की थी ना। झांसी, बुंदेलखंड, मतलब उधर का झांसी, ललितपुर, जालौन, ये सारे इलाके पिछड़े हुए इलाके, जो यूपी में सबसे पिछड़ा इलाका वही माना जाता है आपका। और जो मैंने बघेलखंड की पठार की बात की थी वो आपका एमपी में पाया जाता है। कहां पर? एमपी में है। मेन पूरा एमपी में बघेलखंड का पठार फैला हुआ है। और वहीं पर से आपका जो हीरा की खान जो पन्ना है वो इसी पठार पर पाई जाती। इतनी मोटी मोटी बात मैंने आप सभी को बता दी थी, और एग्जाम में बस यही पूछा जाता है। अब आप पोथी पत्र लेकर बिल्कुल ना बैठे, स्मार्ट स्टडी और सेल्फ स्टडी के साथ आगे बढ़े। ये जो स्मार्ट स्टडी होता है ना, जिसकी हम लोग बात करते हैं कि स्मार्ट स्टडी, ये इतना इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में स्मार्ट स्टडी कि आप जब लिखते हो तब भी पता चलता है हाँ कि ये स्मार्ट स्टडी करने से क्या फायदा है। देखिए यहाँ पर स्मार्ट स्टडी और सेल्फ स्टडी, सारे में क्या आ रहा है? फर्स्ट अक्षर आपका सेल्फ स्टडी, आपके एस ही आ रहे हैं, और एस से ही आपकी क्या होती है? सक्सेसफुल होती है। आपका एस सक्सेसफुल भी किससे शुरू होता है? एस से ही शुरू होता है। सारे एस आपके पास मौजूद होना चाहिए। स्मार्ट स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, और सक्सेसफुल होकर यहां से निकलो। जो सक्सेस है ना, ये भी इसी पर निर्भर करती है कि आप कितना स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे वही ऊर्जावान लाइन से। अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये तो आपकी बात हो गई मोटी मोटी और आपके समझाने वाली बात, ठीक है। कहते हैं हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए। हर वक्त आपके जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर आपका बदल जाता है। हर वक्त ये क्या होना चाहिए? हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। ठंड को गोली मारो, गर्मी को साइड रखो, और बरसात को पीछे कर दो। अपने सबसे आगे निकलो और अपनी तैयारी को उस लेवल तक ले जाओ जो आपका ये लेवल चाहता है कि हम इस लेवल तक कर सकते। कर हर व्यक्ति सकता है। कोई देखिए गरीबों की सेवा करता है, और कोई किसी के पास होते हुए भी वो नहीं करता है। तो ये सब जिगरे की बात होती है, किसके पास कितना जिगरा है। चलिए, तो आज हम बात करेंगे किसके? छोटा नागपुर के पठार की। छोटा नागपुर का पठार यहीं से आप समझते चलेंगे, कुछ बातें आप यहीं से लेते चलेंगे छोटा नागपुर के पठार की। देखिए, छोटा नागपुर का पठार जो है ना, वो खनिजों से भरा हुआ है एकदम, ठीक है। किससे भरा हुआ है? खनिजों से, क्योंकि यहाँ गोंडवाना और धारवाड़ की चट्टानें खूब जम कर पाई जाती हैं, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार में आपके कहा जाता है जो छोटा नागपुर का पठार है, यह पठार मैंने आप सभी को, चलिए अब आपको हम वहां ले चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। कहां ले चलेंगे? आप सभी को एक बार व्हाइट बोर्ड
बोर्ड की तरफ ले चलते हैं और वहीं पर आप सभी को बताते हैं। देखिए व्हाइट बोर्ड में लाने से ये फायदा होता है आप सभी के बीच में कि आप सभी लोगों को वो चीजें क्या होती है समझ में आती हैं, ठीक है ना। क्या होता है, सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आती हैं। ये आपका था एक चित्र मैंने बनाया था, जो पहले दिन ही ये चित्र मैंने बनाया था। ये आपका बुंदेलखंड था, ये आपका बघेलखंड था और ये आपका क्या था, छोटा नागपुर का पठार था, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था कि मैकाल की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ियां हैं। और यहाँ मैंने बात की थी राजमहल की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां हैं। तो आपका जो छोटा नागपुर पठार है ना, वो आपका छोटा नागपुर कहां पर है, छोटा नागपुर का पठार राजमहल और मैकाल पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियां और मैकाल की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है आपका छोटा नागपुर पठार। ये आपको सबसे पहले समझना चाहिए। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे अग्रगंभीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्रगंभीर कहा जाता है। क्यों अग्रगंभीर कहा जाता है, क्योंकि यहां से हर समय देखिए यहाँ पर धारवाड़ की चट्टानें भी हैं, गोंडवाना की चट्टानें भी हैं। आगे आकर मैं उनकी भी चर्चा कर रही हूँ क्यों कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये सारी चीजें आई, जब ये सारी चीजें हैं तो इसे गंभीर, मतलब ये इतना गंभीर है, इसे जब किसी भी चीज के ऊपर और नीचे प्रेशर दिया जाएगा तो वो जाहिर सी बात एकदम दबला, मतलब दब, जैसे दब वब नहीं जाता है कि दब गया, कुचल गया, तो वो गंभीर रूप ले लेता है। कैसा रूप ले लेता है, आपका गंभीर रूप। इधर से ये दबाए, उधर से ये दबाए, तो ये एकदम अग्र गंभीर रहता है। हमेशा गंभीर मुद्रा में ही आपका छोटा नागपुर का पठार रहता है, ठीक है। यह पठार धारवाड़ और गोंडवाना, अब लिख लीजिए, कुछ चीजें आप लिखते चलेंगे तो आपको और फायदा मिलने वाला है, ठीक है। क्या करेंगे, कुछ चीजें आप लिखते चलेंगे। यहाँ पर गोंडवाना और कौन सी प्लस धारवाड़ जो आपकी धारवाड़ की चट्टानें। अब आप मोटा मोटा अभी समझा रहे हैं, धारवाड़ और गोंडवाना की चट्टानें जो होती हैं वो दोनों यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती हैं, ठीक है। चट्टानों से बना होता है, ठीक है। धारवाड़ चट्टानों खनिजों से भरा है। जो धारवाड़ की चट्टानें होती हैं वो किससे, सिर्फ धारवाड़ की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, धारवाड़ की चट्टानें किससे भरी पड़ी हैं, खनिजों से भरी पड़ी हैं, खनिजों से, ठीक है, खनिजों से भरी पड़ी हैं। आप सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी पीडीएफ पहले ही उपलब्ध करा दी गई, क्योंकि जो पहली क्लास थी उसी में इसका भी मतलब पीडीएफ था, तो मैं अलग तो कर नहीं पाई, तो मैंने पहले ही दे दिया। तो आप सभी लोग उसको पढ़ लेंगे और इसको देख लेंगे, आपको अच्छे से क्लास समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कह रहे हैं धारवाड़ और गोंडवाना, धारवाड़ चट्टानें खनिजों से भरी होती है, इसलिए छोटा नागपुर को, अब यहाँ पर नोट करें क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर को, छोटा नागपुर को यहाँ पर लिखे आप, छोटा नागपुर को खनिजों का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खनिजों का कटोरा कहा जाता है, खनिजों का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, कटोरा कहा जाता है, ठीक है, कटोरा नहीं कटोरा कहा जाता है। खनिजों का कटोरा पूछे तो आपका कौन सा हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार होगा, ठीक है, खनिजों का कटोरा। चलिए आगे बात करते हैं, इसी की बात आगे बात करेंगे। गोंडवाना चट्टानें कोयला से भरी हैं, जो आपकी ये मान लीजिए छोटा नागपुर का पठार है। चलिए ऐसे नहीं, अब आप लिख ही लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, क्या, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर डालेंगे। यहाँ पर देखिए धारवाड़ की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग किसकी बात करेंगे, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना की बात करेंगे, गोंडवाना की चट्टानें, ठीक है। जो यहाँ पर गोंडवाना की चट्टानें हैं उसके लिए क्या यहाँ पर पाया जाता है, तो कहते हैं गोंडवाना चट्टानें कोयले से भरी हैं। किससे, यहाँ पर आपका कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोयला। अब कोयला के लिए देखिए यहीं से एक नदी है, दामोदर नदी। कौन सी नदी है, दामोदर नदी, जो आपके छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से जाती है, ठीक है। किससे जाती है, बीचों बीच से जाती है। और छोटा नागपुर का पठार अभी हम मैप के थ्रू भी दिखाएंगे। ये मान लीजिए छोटा नागपुर का पठार है और यहाँ से आपकी क्या जाती है, दामोदर नदी जाती है। कौन सी नदी हो गई है, दामोदर नदी है, जो आपकी दरार घाटी से बहती, किससे,
जो आपकी दरार घाटी से बहती है, और दरार घाटी से बहती तो कौन क्या बनाएगा, ये भ्रंश घाटी बनाती हैं, ठीक है। ये आपकी एस्चुरी बनाती हैं, भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं, ठीक है। इतनी आपको मोटी मोटी बातें अब पता होंगी। अब ये जब गोंडवाना लैंड, छोटा नागपुर के पठार से आपके जो गोंडवाना में कोयला पाया जाता है, यहाँ पर एक नदी है जिसे दामोदर नदी, और वहां कोयला बहुत ज्यादा निर्मित होता है, इसी गोंडवाना के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये छोटा नागपुर के पठार को है, दो बराबर भागों में, बराबर नहीं बल्कि उसके बीचों बीच से जाती है, और इसे दो पठार में, एक हजारीबाग का पठार, ऊपर का जो उत्तर का है वो हजारीबाग का पठार के नाम से जाना जाता है। कौन सा, हजारीबाग, हजारीबाग के पठार के नाम से, और जो नीचे का इसे रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, रांची के पठार के नाम से, ठीक है, रांची के पठार के नाम से, रांची का पठार। अब सभी लोग जान रहे होंगे रांची कहां पर है, तो आप सभी लोग जानते हैं जहां के हमारे भाई धोनी हैं, MS धोनी जी हैं, वहीं आपका रांची पड़ता है, ठीक है। ऐसे समझिए पूरी बात को आप, ठीक है। तो ये क्या बात हुई, आपकी छोटा नागपुर के पठार की बात हुई। अभी और बात है, इतने से ही नहीं काम चलेगा। देखिए जो ये आपकी दामोदर नदी है, आप नदी भी लिख ले, ये आपकी जो दामोदर नदी है, तो रूस की एक नदी हुआ करती थी। रूस आपका कहाँ पड़ेगा, यूरोप में पड़ेगा ना, रूस की नहीं सॉरी जर्मनी की एक नदी है राइन नदी। क्या कहते हैं, राइन नदी, राइन नदी। यहां से ना कोयला, आपका कोयला कुछ और यहाँ से खनिज पदार्थ निकाले गए, तो इसे मतलब कोयले वाली नदी ही नाम दे दिया कि कोयले की नदी किसे कहेंगे, कि तो राइन नदी। तो इसलिए इसे रूर कहा गया। क्या कहा गया, यूरोप का रूर कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, यूरोप का रूर किसे कहा जाता है, यूरोप का रूर। अगर यूरोप का रूर पूछे तो आप राइन नदी को बताएंगे। भारत का रूर पूछे, दामोदर नदी। ये क्या है, भारत का रूर है, भारत का रूर। और रूर किसे कहा जा रहा है, जहां से कोयला आपका पाया जा रहा है। इतनी सारी बातें हमको लगता है आपको मोटी मोटी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो बता दीजिए। राइन नदी से भी आपके क्या पाया जाता है, कोयले की ही नदी है। इस नदी क्षेत्र में कोयला और अन्य खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसे यूरोप का रूर कहा जाता है। जबकि छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ दामोदर नदी में आपका कोयला पाया जाता है। तो कौन सा, छोटा नागपुर का पठार क्या कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है आपका, ठीक है। भारत का रूर चाहे दामोदर नदी को कह ले, चाहे छोटा नागपुर के पठार को कह ले, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो चलिए एक बार हम आपको मैप के माध्यम से बताते हैं। किसके माध्यम से बताएंगे, इस मैप के माध्यम से, जिसमें आप सभी को उम्मीद नहीं थी कि ये मैप भी हमारे सामने प्रस्तुत होगा, लेकिन मैं आपके सामने वो सारी चीजें लाने का प्रयास कर रही हूँ जिससे आप सभी लोगों को वो सारी चीजें मिल सके, और किसी भी चीज से आप सभी लोग वंचित ना हो पाए ना, कि अरे ये चीज तो हमारे पास होती तो हमें और अच्छा लगता। तो अब आप इन सब चीजों से उभर कर ऊपर आए, और आपके सामने ये सारी चीजें प्रस्तुत है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका छोटा नागपुर का पठार है। क्या है, छोटा नागपुर का पठार। मैंने कहा छोटा नागपुर के पठार में क्या है, दामोदर नदी है। तो दामोदर नदी क्या है, ये देखिए आपकी दामोदर नदी इधर से आती है, यहां से दामोदर नदी आती है और इसको दो बराबर भागों में बांट देती है। एक हजारीबाग का पठार है और एक आपका रांची का पठार है। उत्तर में हजारीबाग में बांट देती है और दक्षिण में रांची के पठार के नाम से इसे हटा दिया जाता है, ठीक है। इतना आप जान ले हो। ये आपका क्या है, सिंह भूमि है। सिंह भूमि में भी खूब क्या पाया जाता है, आपके कोयला वगैरह पाया जाता है ना, यहाँ भी कई खनिज पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नदी है, कौन सी, दामोदर नदी। और दामोदर नदी और बराक नदी है, ठीक है। और इसके मध्य देखिए क्या है, इसके मध्य पर एक आपका पठार और स्थित है, ठीक है। और ये पारसनाथ जो श्रेणी है, अभी इसकी बात करते हैं हम, पारसनाथ की श्रेणी की बात करेंगे। ये देखिए बघेलखंड का पठार जो मैंने बताया था आप सभी को। चलिए, तो ये बात हुई आपकी मोटी मोटी, किसकी बात हुई गई, छोटा नागपुर के पठार की। चलिए और छोटा नागपुर के पठार के बारे में हम आप सभी को यही बताते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यही बात करते हैं आप सभी से छोटा नागपुर के पठार के विषय में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। और चलिए आप सभी लोग कमेंट कर दिया करिए बीच बीच में
कि मतलब कैसी क्लास लग रही है आप सभी लोगों को। कहा जा रहा है छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीप भारत का एक महत्वपूर्ण पठार है। प्रायद्वीप भारत का एक महत्वपूर्ण पठार आपका छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। यह मुख्यतः झारखंड राज्य में फैला हुआ है। ये जो है ये कहां पर है आपके झारखंड राज्य में। अब आप यहां से कुछ चीजें यही लिखेंगे, झारखंड राज्य में। कहां पर है? झारखंड राज्य में मुख्यतः फैला हुआ है, ठीक है। कहां पर? झारखंड राज्य में मुख्यतः फैला हुआ है। ये इससे कुछ और भी राज्य लग रहे हैं, जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा, ठीक है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा भी इससे सीमा लगाते हैं, ठीक है। इधर सारे क्षेत्र होंगे, छत्तीसगढ़ इधर होगा, उड़ीसा इधर होगा, पश्चिम बंगाल भी इधर ही होगा, ठीक है। ये सारे भी क्षेत्र इनसे क्या होते हैं? फैले हुए हैं। ये विश्व की प्राचीनतम चट्टान आर्कियन और धारवाड़, आर्कियन और धारवाड़ यहाँ पर, मतलब आर्कियन कौन है? गोंडवाना है, और धारवाड़ तो मैंने बता ही दिया। आर्कियन को ही गोंडवाना और गोंडवाना को आर्कियन कहा जाता है, ठीक है। आर्कियन और धारवाड़ पाई जाती हैं। फिर कहा गया है कि भारत में एक बृहद दरार घाटी का निर्माण जिससे दामोदर नदी बहती। मैंने दामोदर नदी की बात कर दी है। ये देखिए आपकी दामोदर नदी जो है ये एक दरार घाटी से बहते हुए आती है, यहां से नहीं आती बल्कि ये इधर से आती है, ठीक है। और इधर से आते हुए ये छोटा नागपुर को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। नदी आती है, बराक नदी दामोदर नदी में उत्तर से आकर मिलती है। जो ये आपकी बराक नदी है, देखिए ये बराक नदी यहां से आई और उत्तर से आ रही यहां पर मिल गई। कहां पर मिली है? दामोदर नदी में उत्तर से आकर मिली है, ठीक है। दामोदर नदी आकर उत्तर से आकर मिल गई है, ठीक है। आकर मिलती है। दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जो कोयला के प्रचुर भंडार है। कोयला के यहाँ गोंडवाना लैंड में कोयला के प्रचुर भंडार है। मैंने मोटी मोटी बात पहले ही बता दी ताकि आप ये न कहे कि आप ओरल बता रही हैं। मैंने ये सारी बात आपको पहले एक्सप्लेन कर दी और आपके पास जो पीडीएफ गए उसमें आप ऑलरेडी पहले से पहुंच चुका है ना। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ चुके हैं तो उन लोगों को पता होगा, नहीं जुड़े हैं तो 9889506523 पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस पे आप मैसेज करेंगे, आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही ना? आ रही होंगी। चलिए आगे कहा गया है यहाँ पर दामोदर नदी 2 भागों में बांटती। उत्तर का भाग हजारीबाग का पठार कहलाता है। उत्तर का भाग क्या कहलाता है? हजारीबाग का पठार। और दक्षिण का भाग रांची का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? रांची का पठार कहलाता है। ये भी बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है झारखंड में सिंह भूमि। ये देखिए मैंने सिंह भूमि, ये झारखंड का हिस्सा है। झारखंड क्योंकि ये रांची का है, झारखंड में ही है ना, तो झारखंड में सिंह भूमि किसके लिए जानी जाती? कोई मतलब बताएगा यहाँ पर किसके लिए जानी जाती है? यहाँ धारवाड़ संरचना पाई जाती है जिसमें लौह अयस्क के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लौह अयस्क पाया जाता है आपका, ठीक है। लौह अयस्क पाया जाता है, खूब पूछा जाता है ये सिंह भूमि, लौह अयस्क पाए जाते हैं आपके, ठीक है। इतनी आप मोटी मोटी बातें हमको लगता है समझ में आ गई होंगी आप सभी के, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। दामोदर नदी में जाने वाली कुछ वेदिकाएं हैं, ठीक है। जो वेदिकाएं हैं जो क्या करती हैं, बराक नदी एवं दामोदर नदी के बीच में क्या स्थित है, मैं उसी की बात कर रही थी, ठीक है। किसकी बात कर रही थी? जो दामोदर नदी और बराक नदी के बीच में क्या स्थित है, मैं ये क्या है, कोई कमेंट करके बताएगा क्या कि ये क्या है? तो दामोदर नदी और बराक नदी के मध्य में गिरिडीह पहाड़ी स्थित है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे क्या स्थित है, गिरिडीह है, गिरिडीह पहाड़ी या पठारी स्थित है, ठीक है। आपके नोट्स में सब कुछ उपलब्ध है। अब आप यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपके पास पीडीएफ पहुंच गई है। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? चलिए बताइए जल्दी से, आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं वो तो बता ही सकते हैं छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। चलिए तो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। कौन सी है? पारसनाथ है। और पारसनाथ कहाँ है? झारखंड में। और झारखंड की भी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। अगर कभी पूछा जाए कि छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। कहाँ की? झारखंड की है, ठीक है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है आपकी पारसनाथ है, ठीक है।
अच्छा, पारसनाथ नाम क्यों पड़ा था? जो आपके जैन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन से? 23वें, 23वें जो आपके तीर्थंकर थे, इनके नाम पर पड़ी थी, क्योंकि इनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ था। क्या नाम था इनका? इनका नाम पार्श्वनाथ था। इन्हीं के नाम पर ये श्रेणी का नाम पड़ा था। क्या नाम पड़ा था? पारसनाथ, और इनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन से क्रम के? 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, यहीं पर जैन का बहुत ही बड़ा मंदिर बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर जैनों का बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया था, जिसे ये जैन लोग क्या कहते थे पता है? कुछ लोगों को हो सकता है पता होगा। इसे ये लोग कहते थे संभेद कहते थे। क्या कहते थे? संभेद कहते थे। इसको क्या कहते थे? संवेद शिखर कहते थे। शिखर भी लिख लीजिए, संवेद शिखर कहते थे इसको। ठीक है, ये माँ है आपका, संवेद शिखर कहते थे। संवेद शिखर कहते थे। ये जैन का बनाया हुआ, यहाँ पर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। ठीक है, क्या था? सर्प था। ये याद रखेंगे, ये खूब पूछा जाता है प्रश्न। 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था आपका। ठीक है, इसके दक्षिण में गड़जात की पहाड़ियां। अब गड़जात दक्षिण ना याद रखें, क्योंकि इसके छोटा नागपुर के दक्षिण में बताया जा रहा है कि गड़जात की पहाड़ियां हैं। कहां पर हैं ये? गड़जात की पहाड़ियां हैं, ये कहां पर होंगी आपकी? बस इतना याद रखना है, क्योंकि कभी कभी बस इतना पूछता है कि गड़जात की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं, तो आप बताएंगे उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मलयगिरी है। मैं इसकी बात पहले भी आपसे कर चुकी हूँ। ठीक है, देखिए यहां पर जैसे मैंने बताया, ये देखिए आपकी राजमहल की पहाड़ियां हैं। मैंने कहा कि छोटा नागपुर का पठार राजमहल और मैकाल पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, मैकाल कहाँ चला गया भाई? यहीं पर आपका मैकाल है। मैकाल आप यहां लिख ले, मैकाल की पहाड़ियां। ठीक है, यहीं पर आपका मैकाल है। तो छोटा नागपुर का पठार राजमहल की पहाड़ियां और मैकाल की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इतनी बात आप सभी लोगों को, हमको लग रहा है, समझ में आ गई होगी। और ये हुई आपके छोटा नागपुर के पठार की बात। और यहाँ ये पठार ना खनिज संपन्नता के कारण खूब विशिष्ट पहचाना जाता है। विशिष्ट इसकी पहचान है, क्योंकि यहाँ खनिज खूब संपन्न तरीके से, खूब संपन्न है। कहां पर? छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है, तो ये हुई बात आपकी छोटा नागपुर के पठार की। चलिए, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से मैप है, यहाँ पर और आप देख लेंगे। देखिए यहाँ पर और अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ देखिए ये हजारीबाग है। हजारीबाग का पठार किससे अलग होता है? देखिए ये दामोदर नदी दिखाई गई है आपकी, कि दामोदर नदी जो आपके छोटा नागपुर के पठार से निकलती, तो छोटा नागपुर के पठार को 2 बराबर भागों में बांट देती है, रांची का पठार और हजारीबाग के पठार को। छोटा नागपुर के उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए बराक नदी है। ठीक है, ये आपके उत्तर से आकर किसमें मिलती? दामोदर नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये राजमहल की पहाड़ियां हैं, और यहाँ पर देखिए मैकाल की पहाड़ियां, और ये आपकी गड़जात की पहाड़ियां हैं जो उड़ीसा में है। ये रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। ठीक है, कहाँ की है? रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। ये कैमूर का पठार है, कैमूर का पठार। ठीक है, कैमूर का पठार। ये गंगा का मैदान है, ऊपर का क्या है? गंगा का मैदान है। ये देखिए यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है स्थित है, ये पारसनाथ है। झारखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है, और छोटा नागपुर पठार की भी सबसे ऊंची चोटी आपकी पारसनाथ है। ठीक है, ये आपको मैंने मैप के माध्यम से भी बता दिया। और ये देखिए आपका क्या है? शिलांग का पठार है। कौन सा पठार है? शिलांग का पठार है। ये आपका, या इसे कह सकते हैं आप, कौन सा पठार है? ये आपका मेघालय का पठार है। कौन सा पठार है? मेघालय का पठार। इसी को आप कह सकते हैं शिलांग का पठार है। ठीक है, मेघालय की पठार की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को लेक्चर छोटे जरूर मिल रहे हैं, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए कि हाँ ये चीजें हमारी समझ में आ रही हैं, तब तो सही है। केवल लेक्चर देने से भी कोई मतलब नहीं है, अगर आपको समझ में ना आए तो। देखिए यहाँ पर इसको यहीं
पर समझ लीजिए, शिलांग का पठार, शिलांग शिखर या शिलांग का पठार। मैंने जैसे कहा कि मेघालय का पठार आप डालेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना, मेघालय के पठार के नाम से। चलिए मेघालय के पठार की बात कर लेते हैं हम सभी लोग यहाँ पर, फटाफट मेघालय की बात करेंगे। मेघालय का पठार जो है ना, ये छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा हुआ करता था। मैंने बताया था ना छोटा नागपुर के पठार, जैसे मैंने आप सभी को बताया था उस दिन कि ये क्या है, भारत का मैप था और ये मालदा गैप था और यहाँ पर शिलांग का पठार था। क्या था? शिलांग का पठार था, ठीक है, शिलांग पठार था। और यहाँ तक आपका छोटा नागपुर का पठार हुआ, छोटा नागपुर का पठार। ये अलग जरूर हुआ मालदा गैप से, लेकिन ये है प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, ये छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं इसकी। मैंने मोटी मोटी बात आपको बताई ना, अगर नहीं समझ में आए तो जरूर पूछा। छोटा नागपुर के पठार हुआ करता था, जुड़ा हुआ था, फिर यहाँ पर कुछ भूकंप आने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये जो मालदा गैप है, ये जो मालदा गैप है जिसे हम लोग मालदा गैप कहते हैं, यहाँ पर भूकंप आया तो ये टूट गया, तो इससे इसका जुड़ाव टूट गया था, ठीक है। जब इसका इससे जुड़ाव टूट गया तो अब कैसे बनेगा भाई, अब ये जुड़ेगा तो ये भारत से तो जुड़ा ही है ना, प्रायद्वीप भारत का हिस्सा ही है तो जुड़ा है। देखिए कैसे कह रहे हैं, यहाँ विवर्तनिकी हलचल के दौरान दोनों के मध्य एक भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ तथा बीच का चौड़ा क्षेत्र, जो बीच का चौड़ा क्षेत्र था वो धंस गया और जल से भर गया। जब कोई चीज धंस गई और यहाँ से नदियां निकल रही हैं और यहाँ से जल आ रहा है तो जाहिर सी बात जो चीज धंसी है वो जल से भर जाएगी, वो भर गया, ठीक है ना, जल से भर गया। उसके बाद यहाँ बाद में क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के द्वारा लाए गए मलबे के द्वारा ये पट भी गया। क्या हुआ? पट गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जब पट गया, भर गया, मैदान के रूप में परिणित हो गया कि हाँ ये मैदान है, तो यहाँ पर छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी सिरे पर स्थित राजमहल की पहाड़ियां, मेघालय के पट, राजमहल की जो पहाड़ियां मैंने बताई थी ना पीछे, तो वो राजमहल की पहाड़ियां ही यहाँ पर है, समझो, राजमहल और शिलांग की पहाड़ियां, ठीक है। कौन कौन सी? राजमहल और शिलांग की पहाड़ियों के मध्य ये स्थित हो गया, इसीलिए राजमहल गारो गैप इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? राजमहल गारो गैप इसे कभी कभी कह देते हैं। इस गैप को राजमहल गारो गैप भी कहा दिया जाता। और ये जो मालदा गैप है ना, मालदा गैप, ये आपके पश्चिम बंगाल का एक स्थान है। मालदा किसका है? पश्चिम बंगाल का एक स्थान है मालदा। आप सभी लोग देखेंगे तो आपको मतलब मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि मालदा एक पश्चिम बंगाल का स्थान है, ठीक है। कहा गया है कि मालदा के नाम से जानी जाती, वैसे मालदा पश्चिम बंगाल में एक स्थान है। राजमहल पहाड़ियां और गारो पहाड़ियों के मध्य जानी जाती हैं। चलिए ये तो सारी बात हो गई यहाँ की, उसको जितना पढ़ेंगे आप उतना तो जान नहीं पाएंगे। देखिए मेघालय के पठार में सबसे खास बात ये है कि यहाँ गारो की पहाड़ियां हैं, गारो की पहाड़ियां, खासी की पहाड़ियां और जयंती की पहाड़ी, तो ये सारी पश्चिम से पूरब यूं की यूं ही लगी हैं। अगर पेपर में कभी भी पूछ ले कि गारो की पहाड़ियां, खासी, गारो, खासी, जयंती, ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं ना, तो शिलांग पठार में सबसे मेन यही 3 पहाड़ियां हैं, ठीक है, जो आपका कहां पड़ता है? मेघालय में। यहाँ नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जो आपके गारो पहाड़ियों के दक्षिण में पाया जाता है, यहाँ पर है, ठीक है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। और शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग शिखर है, जो शिलांग पठार में ही पाई जाती है आपके, ठीक है। और यहाँ पर खासी के दक्षिण में मानसिनराम, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और चेरापूंजी, कौन सा? चेरापूंजी, यही पाया जाता है। कहां पर? मानसिन खासी की पहाड़ियों के दक्षिण में ही पाया जाता है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कोपोली एक नदी है, ठीक है, और यहीं पर जमुना नदी है, ठीक है। और यहाँ ये कोपोली नदी मेन ये यहाँ से क्योंकि आती है कोपोली नदी, और यहाँ पर से ये देखिए यहाँ प्रवेश कर जाती है। ये सारी नदी क्या है, जा करके फिर आपके बंगाल की खाड़ी पर गिर जाती हैं, ठीक है। तो इनसे आप बिल्कुल वो नहीं होंगे। और ये देखिए जो धनसिरी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के साथ सबसे मेन पॉइंट, ये ब्रह्मपुत्र की बाएं तरफ से जुड़ती है। देखिए ब्रह्मपुत्र की नदी इधर से आ रही है,
ये ब्रह्मपुत्र की नदी है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र की नदी जाएगी कहाँ, अरुणाचल प्रदेश से जाएगी और फिर से ये कहाँ आएगी, आपके यहाँ असम से होते हुए आपके मेघालय से आए। तो ब्रह्मपुत्र के बाएं से देखिए कोई नदी ऐसे बह रही ऐसे, और ऐसे जाके कोई जुड़ेगा ऐसे, तो ये क्या हुआ, ये ऐसे नदी जा रही है और ये ऐसे आके जुड़ रही, आपको उल्टा दिखेगा ना, लेकिन हम बता सही रहे, ये ऐसे कोई नदी जा रही, ये ऐसे इसमें आके जुड़ गई, तो ये हमारा बायां होगा, ठीक है। तो धनसिरी ब्रह्मपुत्र से बाएं की तरफ से मिलती है, ये याद रखना। इसकी सहायक नदी है, किसकी, ब्रह्मपुत्र की, धनसिरी, ठीक है। ये जो धनसिरी नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। जमुना नदी है आपकी, ये आपका क्या है, मेन आपका मेघालय का पठार है। और देखिए शिलांग जो खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, यही मेघालय पठार का भी सबसे ऊंचा या सर्वोच्च शिखर है आपका, ठीक है। यहाँ पर कोपली कालांग नदी की घाटी के द्वारा अलग होती है, ठीक है। जो मिकिर पहाड़ियां हैं, मिकिर पहाड़ियां कहाँ है, ये देखिए मिकिर की पहाड़ियां हैं, यही बताना चाह रहे थे। मिकिर की पहाड़ियां ना ये कहाँ से अलग होती हैं, ये देखिए कोपली नदी से इससे अलग हो जाती हैं, किससे, शिलांग से, ठीक है। शिलांग के पठार से ये यहाँ देखिए अलग हो जा रहे हैं ना मिकिर की पहाड़ियां। बस ये मेन पॉइंट था कि मिकिर की पहाड़ियां किस नदी के द्वारा अलग हो जाती है, शिलांग के पठार से, ठीक है। यहीं पर आपका क्या पाया जाता है, यहाँ पर आर्कियन मतलब धारवाड़ खूब पाया जाता है आपके शिलांग में, मेघालय में। और यहाँ पर चेरापूंजी मानसिनराम स्थित है। अब इतनी बात हो गई आपके मेघालय पठार की और छोटा नागपुर के पठार की। मैंने आप सभी से कहा था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसे आप सभी लोग जान लेंगे ना अच्छे से। क्लास लंबी ना हो, क्योंकि आप लोग लंबी क्लासें बिल्कुल देखना नहीं पसंद करते, इसलिए हम खुद भी लंबी क्लास अब नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग बस देखें और इसे लाइक शेयर कमेंट करें। दक्कन का पठार कल शुरू कर देंगे, कल दक्कन का पठार शुरू करें। ये पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, पठार आप लोग जाने इनको ना, मैप के माध्यम से जब आपको बताया जा रहा है तो ये सारी चीजें आप समझें, ठीक है। लाइव क्लास में भी किसी दिन आप सभी को हम पढ़ा देंगे ये सारी चीजें, ताकि आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा ना। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। अगर आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो 899889506523 पर क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे और आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी पीडीएफ अब मिलने लगी है, ठीक है। पीडीएफ आपकी दी जाने लगी, आप उस पीडीएफ से वहां पर रिवीजन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। और टेलीग्राम पर आप लोग, टेलीग्राम पर भी यूपीएससी सर्च करेंगे, यूपीएससी ज्ञानदायिनी सर्च करेंगे तो वहां पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी ज्ञानदायिनी। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अगली क्लास में बहुत ही जल्द मुलाकात होती। तब तक आप सभी लोग ध्यान रखें, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तक जय हिंद, जय भारत।